आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अब तकरीबन 160 देशों तक पहुंच चुका है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में 1,84,976 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और तकरीबन 7,500 लोगों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। बीते साल दिसंबर में सबसे पहले चीन में कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इसके बाद ये तेजी से दुनिया भर में फैलने लगा और WHO को इसे महामारी यानी पेंडेमिक डिक्लेयर करना पड़ा। वहीं हिंदुस्तान में अब तक इससे 3 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 150 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की स्टेज 3 और स्टेज 4 बेहद खतरनाक है, जबकि हिंदुस्तान अभी स्टेज 2 में है। और इन सब पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर MS कंवर। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोरोना से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर कंवर, सबसे पहले बात करेंगे, हालांकि इस पर पहले भी बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी सबसे पहले जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और कैसे ये हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है। देखिए, वायरस एक कोरोना फैमिली है जो कि तकरीबन पिछले 60 साल से साइंटिस्ट को मालूम है जी। इसके कई तरीके के डिफरेंट एनवेलप्स बन चुके हैं जो कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इधर उधर होते रहते हैं और कई बड़े विरुलेंट होते हैं। जैसे सार्स था जी, MERS था, इसमें मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि 10% केसेस जो इन्फेक्ट हुए थे सार्स के टाइम पे वो बच नहीं पाए थे, और मर्स के टाइम पे 35% तकरीबन 1/3 लोग बच नहीं पाए थे। लेकिन ये जो कोरोना कोविड-19 अभी हम डील कर रहे हैं जी, ये इतना विरुलेंट नहीं है, लेकिन ये फैलता बहुत तेज है, इतना ज़्यादा कंटेजियस है कि आप देख ही रहे हैं कि 2 महीने पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था और अभी 160 मुल्कों में फैल गया। ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब पेशेंट्स हो गए हैं दुनिया में जो इन्फेक्टेड हैं इस वक्त, और 8,000 के करीब डेथ्स हो गई हैं। बिल्कुल। ये इतनी तेजी से फैल रहा है, इसीलिए लोगों में इतना खौफ है कि इसके नंबर्स बहुत बढ़ सकते हैं। ये एक वायरस है जो कि शायद कहीं बैट्स से, चाइना के वुहान सिटी से शुरू हुआ, खाया लोगों ने, शायद अनकुक्ड था या पार्शली कुक्ड था, कई लोगों ने खाया होगा, उनसे डिजीज बनी और डिजीज जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गई वो बड़ी जल्दी हो गई और उससे वो एकदम से फैलना शुरू हो गया। बिल्कुल। और अगर हम इसके अटैक की बात करें कि ये हम लोगों की बॉडी पर किस तरह से अटैक कर रहा है, तो ये बॉडी के अंदर जाकर करता क्या है, किस तरह से अटैक करता है? देखिए, मल्टीप्लाई होता है बहुत ही रैपिड पेस पे, और ये हम नाक के जरिए, मुंह के जरिए, आंखों के जरिए अंदर प्रवेश करता है। जी। कोई खांस रहा हो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस 3-4 फीट तक जा सकते हैं, वो डायरेक्टली इनहेल कर सकता है। सरफेसेस हम टच करते हैं, वहाँ से डोर नॉब्स, इवन पर्दे, सोफा, चेयर्स जहाँ बैठे हैं, वहाँ से ये बाय कांटेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है। सो अंदर जब ये चला जाता है तो इसके सिम्टम फिर शुरू हो जाते हैं। जी, और भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी मैडम, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि ये कोरोना जो है किन किन चीजों से होता है? जी, मेरा सवाल है मैडम। जी बिल्कुल जी, यही जानना चाहते हैं कि कोरोना जो है ये किन किन चीज़ों से होता है। हालांकि ये वायरस है, ये किसी चीज़ से होता नहीं है। इसको आप जैसे आप कुछ अगर इन्हें बता सकते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं कि इसका बचाव किस तरह से करना है? देखिए, किसी को खांसी अगर है या कोई लगता है कि तबीयत जिसकी ठीक नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि वो ठीक नहीं लग रहा, बीमार दिख रहा है, तो इस सूरत में आजकल जो हालात हैं, जिस तरीके से कोरोना का डर भी है और एक्चुअल में भी कोरोना फैल रहा है दुनिया भर में, उस वक्त आप उनसे डिस्टेंस रखिए। कम से कम 3-4 फीट का डिस्टेंस रखिए। 2 गज का 6 फीट का डिस्टेंस भी कहा जा रहा है, लेकिन कांटेक्ट से भी तो होगा, तो उससे आपको हर जगह सर्फेसेस पे जहां भी आप कहीं हाथ लगा रहे हैं उसको आप बार बार मुंह पे मत ले जाइए, नाक, मुंह, आंखों पे मत ले जाइए, और बार बार हाथ धोते रहें। हर घंटे आधे घंटे में आप अच्छी तरह से 15-20 सेकंड सोप से, पानी से अच्छी तरह झाग बना के साफ करिए।
अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर्स हैं तो थोड़ा सा वो भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपकी ये जो डिसइंफेक्शन हो जाती है, वायरस मर जाता है। जी, इसके लिए कहा जा रहा है कि आप इससे बचने के लिए मास्क लगाएं। तो मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी साथ ही साथ कहा जा रहा है कि जो लोग इससे इफेक्टेड हैं वो लोग मास्क लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जिन लोगों को कुछ नहीं है वो मास्क ना लगाएं। देखिए, जो लोग मास्क इस्तेमाल करेंगे वो कम से कम दूसरों को इन्फेक्शन देने से बच जाएंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया, जो वायरस है वो आपके मास्क के अंदर ही जमा होता चला जाएगा। थोड़ा बहुत साइड से निकल सकता है, लेकिन वो जो मिलियंस और बिलियंस की तादाद में ऐसे स्प्रेड होता है और वो नहीं कर पाएगा वो इंसान। लेकिन जहां तक दूसरे लोगों का सवाल है, अगर किसी ऐसी एनवायरनमेंट में वो हैं जहां के लोग कोई खांसी वांसी कर रहे हैं, तो आपको क्या मालूम कि वो किस वजह से खांसी हो रही है। वो इनेकोसा इन्फेक्शन भी हो सकता है, टॉन्सिल से हो सकता है, थोड़ा बहुत आम फ्लू हो सकता है, लेकिन आपको तो नहीं मालूम क्यों क्या है। सो इसलिए बेहतर है ऐसी सिचुएशन में, अगर आप किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में अगर आप हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर मास्क लगाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि सेफ्टी में कुछ फायदा ही होगा। जी, अच्छा, अभी जिस तरह से मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो मार्केट में मास्क नहीं है, लोगों को नहीं मिल रहे हैं, सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर किसी को सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है या मास्क नहीं मिल रहा है, तो क्या इन सब के बिना भी बचाव हो सकता है, बच सकते हैं? देखिए, जहां मास्क यूज करने की हम एडवाइस दे रहे हैं, वहां पे अगर आप रुमाल को भी नाक और मुंह के ऊपर बांध लें, या लेडीज जो चुन्नी होती है उसको यूज कर सकती हैं, साड़ी के पल्लू को यूज कर सकती हैं, आप अपना मुंह किसी चीज से कवर कर सकते हैं। उससे भी आप इन्फेक्शन देने से और इन्फेक्शन कैच करने से काफी हद तक बच सकते हैं। जी, और भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, कैसे स्टॉप हो सकता है? जी, देखिए, स्टॉप ऐसे तो होगा नहीं। इसकी एक पीक आती है, जो बिहेवियर रहा है वायरल डिजीजेस का, उसमें स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। हम स्टेज 2 में हैं इस वक्त हिंदुस्तान में, लेकिन दुनिया में कई जगह पे स्टेज 3, स्टेज 4 में पहुंच चुका, जैसे चाइना में, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, इवन यूके भी स्टेज 3 में है। सो अमेरिका भी स्टेज 3 में पहुंच गया है। सो इस तरीके से ये एक पीक होगी, तब जाके बहुत से लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, डिजीज भी कईयों को होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को, तकरीबन 80% लोग ऐसे होंगे जिनमें सिम्टम्स भी बहुत माइल्ड से होंगे। वो शायद हेल्थ अथॉरिटीज के पास जाएंगे भी नहीं इलाज कराने के लिए, और इनकरेज भी नहीं किया जाता कि अगर आप थोड़ी बहुत खांसी या बुखार है आपको, तो आप हेल्थ हॉस्पिटल्स में जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर बीमारी फैल रही है, इतने सर्विसेज ओवरवेलम हो जाएंगी कि वो टैकल नहीं कर पाएंगी हर एक को। सो आप जो इंग्लैंड की जो हेल्थ एडवाइजरी है, जिसको NHS नेशनल हेल्थ सर्विस कहा जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी एडवाइस दी है अपने सिटीजन्स को कि आपको खांसी फीवर है तो घर रहिए, हमें फ़ोन तक ना करिए, लेकिन अगर लगता है आपको कि हालत ख़राब हो रही है या खासकर आपको सांस चढ़ना शुरू हो गया, तब आप हमें ज़रूर अप्रोच कीजिए। तब हम देखेंगे कि आपको हम एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर ऐसी सिचुएशन है कि बढ़ती जा रही है बीमारी, तो आपको ICU में एडमिशन करनी पड़ सकती है। जी, हालांकि इस दौरान हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स जुड़ गए हैं, लेकिन हम बहुत सारे कॉलर्स से तो आज बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचे। लेकिन एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, जरा मुझे कांटेक्ट कराइएगा। मेरा क्वेश्चन बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन है। जी, आप बताएं, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस्लाह करने के लिए नाई की दुकान पे जाते, उससे कोई कोरोना वायरस का स्प्रेड होने का कोई क्वेश्चन है? जी, ये जानना चाहते हैं कि अगर ये शेविंग कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा इधर उधर जाना भी, रेस्टोरेंट्स में जाना भी। अब आप बार्बर की बात कर रहे हैं, आपको क्या मालूम जो आपसे पहले
एक नहीं कई लोग आके उस कुर्सी पे बैठे होंगे, उनमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी। या आपके बार्बर को बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बार्बर को भी तकलीफ तो नहीं है कोई, या उसके जो उसने नाइफ यूज करना है क्या वो भी ठीक से स्टेरलाइज हुआ है कि नहीं हुआ। इस वक्त इन दिनों यही एडवाइजरी है कि आप जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, ये एसेंशियल चीज नहीं है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बीच में जिक्र किया था स्टेज 3 और स्टेज 4 की, तो अभी इंडिया की बात करें, अभी यहाँ पर जो स्टेज चल रही है वो 2 चल रही है। इसीलिए जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ की आबादी ज़्यादा है और उसकी अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या जो स्टेज 3 है या 4 है उससे घबराने की ज़रूरत है, खतरनाक हो सकता है? आपको स्टैटिस्टिक्स जानना ज़रूरी है। ये जो फ्लू है इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है जो 102 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसमें दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई थी। 50 मिलियन, कई फिगर 70 मिलियन कहते हैं, 5 से 7 करोड़ लोग मर गए थे उसमें। हालांकि उन दिनों इतनी ट्रैवल भी नहीं होती थी, लेकिन उन दिनों इतनी मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होती थी। सो वो रिजल्ट्स हम आज से एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, लेकिन तब पॉपुलेशन भी कितनी कम थी, अब शायद 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है जी। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखिए कितनी है, अगर यहाँ फैलता है तो आग की तरह फैलेगा। तो इसलिए यहाँ पे चौकन्ने होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सरकारी एजेंसीज हैं बड़ी मुस्तैद तो हैं, लेकिन कई चीज़ें फिर भी एक स्क्रीनिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। लोगों का सिर्फ फीवर चेक किया जा रहा है और उससे आपको नहीं पता चलेगा कि किसी को ये वायरस है या नहीं है। हो सकता है कई दिन बाद भी इसके सिम्टम्स नजर आए। बिल्कुल, स्क्रीनिंग के टाइम पे आपका सिर्फ फीवर ही देखेंगे वो। हाँ। और फीवर अगर ना भी उस वक्त हो आप आराम से निकल जाएंगे, और सिम्टम्स हो सकता है आपके शुरू ही 4-5 दिन बाद हो, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से लेकर 14 दिन तक है। आपको हफ्ते 10 दिन बाद भी सिम्टम शुरू हो सकते हैं। सो तब तक आप कई लोगों में फैला भी सकते हैं। हाँ, ये बात जरूरी है जानना कि जिन लोगों को सिम्टम्स हैं वो तो डेफिनेटली लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, लेकिन जिनको सिम्टम नहीं है वो शायद करेंगे, शायद नहीं करेंगे। ये अभी तक डिबेटेबल क्वेश्चन है। एक चीज और याद देखना जरूरी है, जो इन्फेक्टिविटी रेट है कोविड-19 का वो इतना ज्यादा है कि एक इंसान 3 को इन्फेक्ट करेगा। अच्छा। और 3 फिर आगे 9 को इन्फेक्ट करेंगे, 9 27 को करेंगे। इस तरीके से 15 टाइम्स अगर ये होता है वो कुछ हफ्तों में हो जाएगा, 1-2-3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो ये एक इंसान से 1.4 करोड़, 14 मिलियन मीन्स 1 करोड़ 40 लाख लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे एक इंसान से, जिस तरीके 15 डिवीजन्स के साथ। सो इसलिए इस बात से डरते हैं लोग। स्पेनिश फ्लू से कंपेयर करते हैं, उसमें इतना कुछ हो गया था, और इस बार भी आप देखिए कितनी रैपिडली बढ़ा है। चाइना में भी, इटली में कितनी रैपिडली बढ़ा है, स्पेन में बढ़ रहा है और दूसरे कंट्रीज में भी। तो इसलिए हिंदुस्तान में अभी तक हम बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। इसको मजाक में भी व्हाट्सएप पे चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। कई लोग आपको ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि यहाँ का वेदर ऐसा है, हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, या हम इस तरह की चीजें खाते हैं कि ये हमें नहीं होगा। नहीं, इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और अपने आप को ऐसी तसल्ली देना मेरे ख्याल में ये गलती होगी। क्योंकि वेदर का भी देखा जाए तो कोई ज्यादा ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होगी उससे, और वेदर से अगर थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन है भी तो वो दोबारा फिर सर्दी आएगी तो इसका सेकंड राइज भी आएगी। अच्छा। हाँ, ये स्पेनिश फ्लू के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। और आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, थाईलैंड में देख लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, कंबोडिया ले लीजिए, फिलीपींस ले लीजिए, क्या यहाँ पे केसेस नहीं हो रहे? वहां पे तो वेदर गर्म है जी। तो इसलिए ये चीज सोचना कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, अब साउथ इंडिया में तो, अब केरला में कौन सा सर्दी है, लेकिन वहां भी तो केसेस हो ही रहे हैं जी। सो और जो बाहर का टेम्परेचर है उसकी बात अलग है। जब हम अंदर होते हैं रूम्स में, एसीज में होते हैं, कारों में भी एसीज में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम तो एक दूसरे को इन्फेक्शन दे ही सकते हैं। इन्फेक्शन तो कफ से निकलना है, इन्फेक्ट कर दिया अंदर की सर्विसेज, वहाँ जो भी टच करेगा वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। सो इसलिए वेदर का रोल हो सकता है, प्रॉबेबली, वी होप सो। लेकिन अगर ये सोचेंगे गर्मी आ जाएगी, वेदर ये वायरस खत्म हो जाएगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए जी। अच्छा, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की गैदरिंग से बचें।
अगर कोई काम नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। लेकिन यहाँ पर लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े अवेयर नहीं है या उतने सीरियस नहीं है इसे लेकर। अवेयर तो हैं, जितनी नॉलेज इस वक्त मीडिया बम्बार्ड कर रहा है जी, इससे ज्यादा मैंने तो 25 साल से मैं हिंदुस्तान में आया हूं वापस, मैंने नहीं देखी कि इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो। लेकिन हाँ, केयरलेस जरूर हैं कि अरे अभी 150 केस हुए हैं अभी हिंदुस्तान में, 1 करोड़ 130 करोड़ आबादी में, तो हमारा नंबर थोड़ा आएगा। सो ये सोचना गलत है, क्योंकि अगर ऐसे सारे सोचने लग जाएंगे तो एक दूसरे से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलेगा। उस वक्त आपसे कंट्रोल में नहीं आएगा। हमारी हेल्थ सर्विसेज भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। हमारे पास इतनी टेस्टिंग किट्स भी नहीं होंगी और इतनी लैब्स नहीं होंगी, इतनी हॉस्पिटल्स में मैन पावर नहीं होगी कि हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार होने शुरू हो जाएंगे, हो भी रहे हैं दुनिया भर में, और ये प्रॉब्लम बहुत मास स्केल पे बढ़ जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, इवन मक्का में अजान के टाइम पे बिल्कुल ये बताया जाता है कि आप नमाजी सारे मस्जिद की तरफ आएं और इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें जी। लेकिन आजकल कुछ दिनों से ये चीज़ नहीं लिखी जा रही है, ये चीज़ नहीं बोली जा रही है कि आप इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें। इसका मतलब अगर वो लोग इतने अवेयर हैं जो कि अल्लाह का घर समझा जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में भी हम लोगों को इस चीज़ से ख्याल रखना चाहिए कि जब तक ये प्रकोप का डिक्लाइन नहीं हो जाती और हम लोग सेफ नहीं समझते अपने आप को, तब तक अपने घर में भी तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी तरह की जो गैदरिंग है उससे खासकर इन दिनों हमें बचना चाहिए। कुछ हम तो छोटे गैदरिंग्स में भी कैंसिल कर दिए हैं। बिल्कुल, बात करेंगे इसके बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये रेगुलर हाउस होल्ड में जो बेड शीट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, हम इनको रेगुलर इंटरवल्स पे शीट्स चेंज करते हैं, या बेडिंग जो भी शीट्स होते हैं, बाकी चीजें होती है हाउस होल्ड, हम उनको चेंज करते रहते हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मुझे ये पूछना था कि ऐसा कोई हाउस होल्ड फ्यूमिगेशन का तरीका जिससे इन्फेक्शन पे कंट्रोल हो सके। इन्फेक्शन मतलब को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सरफेसेस की बात करें तो अलग अलग सरफेस में इस वायरस की लाइफ अलग अलग है जी। कई सरफेसेस में खासकर जो फैब्रिक्स हैं उस पे लाइफ एक्चुअली वायरस की कम है। हार्ड सरफेसेस पे लाइफ वायरस की ज्यादा है। अच्छा। कुछ दिन तक भी है, 2, 3, 4 दिन तक भी वायरस अलाइव रह सकता है। कई सरफेस ऐसे जी, कई सरफेसेस, वुडन, स्टील, ग्लास जी। आपका सवाल यह है कि अगर घर में कंट्रोल कैसे है तो देखिए, नॉर्मली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अनलेस कि आपके घर में कोई पेशेंट डायग्नोज हो गया। अगर पेशेंट डायग्नोज हो गया तो ऑब्वियस है कि आपको बाकी लोगों को बचाना है, उन्हें आइसोलेट करने की जरूरत ऐसा तो होता नहीं कि हर घर में कि जी हर एक आदमी का, इंसान का अपना अपना कमरा है जी। और अगर है भी तो उस कमरे को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप, शीट्स को धो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और स्प्रे करके आप दीवारों पे और डोर्स पे, डोर हैंडल्स पे, वुडन सर्फेसेस, योर चेयर्स, सोफाज, लिनन, पर्दे, इन सब को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं जी। एक कॉलर हमारे साथ और है, इनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, ये मेरा सवाल था कि स्पेशली कोरोना वायरस के लिए कौन सा स्पेशली मास्क जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, कौन सा वो यूज स्पेशली जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है फॉर कोरोना वायरस, तो कौन सा भी जो रेगुलर ये मास्क के बारे में बात जानना चाहते हैं? देखिए, मास्क की इस वक्त शॉर्टेज चल रही है जैसे पहले बताया गया। लेकिन ये जानना चाहती हैं कोई खास मास्क है जिसमें काम करेगा या हर तरह के मास्क? देखिए, N95 मास्क ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, उसमें मल्टी लेयर्स होती हैं, लेकिन आप कॉमन सर्जिकल मास्क भी इस्तेमाल करें अगर, तो उससे भी 80-85% प्रोटेक्शन होती है। N95 में इसलिए कहा जाता है, उसमें 95% प्रोटेक्शन गिनी जाती है, प्रोवाइडेड कि आपने उसको ठीक से लगाया है। अगर ढीला ढाला लगाया है, इधर से हवा जा रही है, इधर से हवा जा रही है, तो आपको N95 भी उतनी प्रोटेक्शन नहीं देगा जी। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप का भी कुछ रोल है, तो क्या कुछ ऐसा है? जी हाँ, ये नई खबर ही है कि O पॉजिटिव जो हैं वो शायद उनमें ये डिजीज कम अटैक करेगी, उनमें चांसेस कम है। जी हाँ, जो A पॉजिटिव हैं उनमें शायद ये डिजीज ज्यादा अटैक करेगी। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं
उसके मुताबिक यही एक चीज़ सामने निकल के आई है। जी। अच्छा, इम्यून सिस्टम की बात करें तो ये कहा जा रहा है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है या ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कुछ बीमारी है उन्हें किसी तरह की, तो वो उन्हें ज़्यादा खतरा है। देखिए, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ले लो आप, और ख़ासकर इस तरह का वायरल इन्फेक्शन, जो 60-70 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग हैं और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई कीमोथेरेपी मिल रही है, जिनके कोई ट्रांसप्लांट हुए हैं, या और किसी मिलिग्नेंसीज की वजह से उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो चुकी हुई है, कीमोथेरेपी नहीं भी मिल रही, रेडियोथेरेपी नहीं भी मिल रही, ऐसे केसेस में डिजीज़ का बहुत तेज़ी से कैच करना और बढ़ जाना और ज़्यादा सीरियस अटैक करना, ये इट इज़ क्वाइट लाइकली। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों में मोर्टेलिटी रिस्क भी 8% से लेके 20% तक है। अच्छा। जबकि दूसरे लोगों में, इन यंग इंडिविजुअल्स, द रिस्क इज प्रोबेबली लेस अबाउट 0.1%, 0.1% और 2%, 0.2% फॉर डेथ। लेकिन जब टोटल फिगर्स आप सारे को जब मिला लेते हो तो तकरीबन 2% के करीब मोर्टेलिटी फिगर है इस बीमारी में। बच्चों की भी बात करें तो बच्चों में शायद बिल्कुल बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, उनको समझाने का क्या तरीका, लेकिन फॉर सम रीजन बच्चों में देखा गया है कि 2.7 टाइम्स ये डिजीज कम है। अच्छा। कम है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, ये नहीं सोचें एडल्ट्स के हम जो कि ओल्ड एज में नहीं आते कि हम तो सेफ ही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्रांस की जो लेटेस्ट फिगर्स आई हैं, उन्होंने कहा है कि जो हॉस्पिटल एडमिशंस हैं 60 साल से कम की भी उतनी हैं जितनी 60 साल के ऊपर की हैं। अच्छा। और दूसरी बात है कि 60 साल के से कम के लोग भी तो दुनिया में ज्यादा हैं, लेकिन उस कहने का मतलब ये है कि 60 साल से कम के लोग भी काफी ज्यादा फ्रांस में हॉस्पिटलाइज हुए हैं। जी। अच्छा, जैसे बात करें आइसोलेट होने की, तो आपने भी कई सारे केसेस देखे होंगे। पता नहीं क्यों इंडिया में ऐसा है कि लोग आइसोलेट होने से घबरा रहे हैं, उनको एडमिट किया जा रहा है, आइसोलेट किया जा रहा है और वो वहां से भाग जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों में लोग देशभक्ति दिखाते हैं, असल में जो वक्त है देशभक्ति दिखाने का वो यही वक्त है। दो रीजन मैं समझता हूँ इसके। जी। एक तो ये कि वो इसको अभी स्टिग्मा समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, अपने घर की जो कंफर्ट्स हैं उससे निकल के आइसोलेशन में क्या मिलेगा, कैसे रहने को मिलेगा, लोग डर रहे हैं, लेकिन कैसे रहने को मिलेगा, किन लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ जाएगा, और अगर हम नहीं भी अगर है बीमारी होनी तो किसी दूर से कैच ना कर लें, ये सारे डर हैं लोगों में। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई आइसोलेशन फैसिलिटीज बड़ी अच्छी हैं, और आप ये भी सोचिए अगर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई जेल नहीं है, आपको ट्रीटमेंट के लिए अगर रखा जा रहा है। आम पब्लिक के बारे में नहीं भी सोच रहे, देशभक्ति को साइड पे कर दीजिए, कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में तो सोच रहे हैं आप। बिल्कुल। अगर उनसे आप 2 हफ्ते के लिए अलग रह जाते हैं तो आप उनको भी तो इन्फेक्शन होने से बचा सकते हो ना, उनके यही सोचिए आप। बिल्कुल। जैसे अभी इस पर ही मैं आपको बताऊं, एक सांसद है, वो हाल ही में सऊदी अरब के दौरे से वापस आए, हालांकि वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, फिर भी उन्होंने अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर लिया है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर इसी तरह हर कोई सोचेगा, आइसोलेट हो जाए, क्वारंटीन कर ले, तो कहीं ना कहीं हम इसे काबू कर सकते हैं। बिल्कुल। जो अपने लोग हैं उन्हें बचा सकते हैं। जी परफेक्ट। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोगों का जो ये सवाल है कि इससे बचे कैसे, क्योंकि मास्क पहनना ठीक है, बार बार हाथ धोना ठीक है, लेकिन बहुत सारे, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे सरफेस ऐसे हैं जिसपे ये कुछ दिन भी रहते हैं, कई घंटे भी रहते हैं, तो क्योंकि घर के बाहर जा रहे हैं, हैंडल्स को हाथ लगा रहे हैं, तरह तरह की चीजें छू रहे हैं, तो क्या करें, कैसे बचें? देखिए, किसी चीज का इस्तेमाल करें, आप टिश्यू को यूज कर सकते हैं। हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल में लिफ्ट की बटन दबाते हैं तब उसमें भी हम टिश्यू के साथ प्रेस कर रहे हैं, डोर्स को खोलने के टाइम पे भी हम पॉकेट में टिश्यू रखते हैं। आप भी करिए। शायद इन्हीं वजहों से टिश्यूज की दुनिया भर में, यूरोप में और इवन अमेरिका में इतनी कमी हो गई है, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमने डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना है।
जी। अच्छा, आपने कई ऐसी न्यूज़ भी सुनी होगी कि इंडिया में लोग कह रहे हैं जो काऊ डंग है या काऊ यूरिन है वो भी इससे कहीं ना कहीं बचाएगा, तो साइंस इसके बारे में क्या कहता है? साइंस ने कहीं इसको प्रूव किया है? आई विल से इट इज रबिश। ऐसी चीज़ों पे यकीन नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग को ऐसी फजूल की चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए। जो साइंस हमें दिखा रही है, पढ़ा रही है और जो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, आप उस फैक्ट्स के ऊपर जाइए। आप फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे कि लोगों की इमेजिनेशन या पर्सनल प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे? जी। अगर दुनिया भर की बात करें तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या किया जा रहा है? देखिए, जब तक वैक्सीनेट नहीं होती सारी दुनिया, तब तक ये बीमारी तो चलती भी रहेगी और नीचे होकर के दोबारा भी बढ़ जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है, यही सोचा जा रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा इस वक्त अवेयरनेस है दुनिया भर में, सब एजेंसीज इसी काम पे लगी हुई हैं। तो देखिए, चाइना में, इटली में, स्पेन में, यूएसए में, रशिया में ऑलरेडी वैक्सीन्स बनने के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं या ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टेज में है या टेस्टिंग हो रही है। तो आप ये देख लीजिए कि जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन दुनिया भर में हो जाएगी इतनी कि सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, तब तक 1 साल तो लगेगा जी। सो 1 साल भर आपको बिना वैक्सीन के झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि फीवर देखा जा रहा है कि आपको फीवर है या नहीं है। हो सकता है कई दिन बाद भी वो सिम्टम आपको नज़र आए, तो इसमें इम्पॉर्टेंट है टेस्ट। तो अभी अपने यहाँ हिंदुस्तान में टेस्ट किस तरह से किए जा रहे हैं? देखिए, साइंटिस्ट सब जगह यही कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे उतना ही जल्दी आप आइसोलेट करोगे, उतना ही आप फर्दर इन्फेक्शन होने से बचाओगे और उतना ही कंट्री बीमारी पे जल्दी काबू पा जाएगा। साउथ कोरिया में ऐसा ही हुआ, ताइवान में ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक्सटेंसिव तौर पे टेस्टिंग किट्स यूज़ की हैं और लोगों के टेस्ट किए हैं और जिसको आइसोलेट करना था आइसोलेट किया। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, विच इज़ सैड नाउ। लेकिन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे अगर होगा भी तो जो उन लोगों का हो रहा है जो कि बड़े ऑब्वियस केसेस हैं, सिम्टम्स हैं, जिनको फीवर है, खांसी है, सांस भी फूलना शुरू हो गया या ट्रैवल हिस्ट्री है, या आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, जहाँ जो कि इन पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और आपको सिम्टम शुरू हो गए, तब टेस्टिंग हो रही है। सो बड़ी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ लोगों में टेस्टिंग हो रही है, मास स्केल पे टेस्टिंग नहीं हो रही। पर टेस्टिंग किट्स भी उतनी होनी चाहिए। सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हिंदुस्तान में शायद 18 लैब्स के कितने 21 लैब कुछ हैं जो अभी तक सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए प्रपोज की गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में अभी तक सिर्फ 1 लैब। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, कल एक बार फिर हम आपसे इस मौजू पर बात करेंगे, कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे। आपका यहाँ आने के लिए और तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, कल एक बार फिर हम कोरोना वायरस पर बात करेंगे और हमारे साथ होंगे डॉक्टर MS कंवर। तो जो कॉलर्स आज रह गए हैं, जिनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, वो कल एक बार फिर से हमें कॉल मिला सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।